जंगल में शाम का समय था। आसमान में काले और डरावने बादल घिर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू काका ने हवा के रुख को भांप लिया था। सावधान! जंगल के सभी पक्षियों, सावधान हो जाओ। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो। यह बारिश साधारण नहीं होगी। उल्लू काका की चेतावनी सुनकर रानो चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। वह नदी किनारे से गीली मिट्टी लाकर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, पानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अपने घोंसले की दीवारों को पक्का कर रही थी। मुझे जल्दी हाथ चलाना होगा और एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर पानी मेरे घोंसले के अंदर आ गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत तेज ठंड लग जाएगी और वे बीमार पड़ जाएंगे। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सुरक्षा, उनके आराम और स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है। जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखे पेड़ पर बुल्ला चील बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने नीचे एक जादुई पेड़ लगवाया था जिस पर रंग बिरंगे नेल पॉलिश जैसे फल लटक रहे थे। आज ये मूर्ख पक्षी मेरी जाल में जरूर फंसेंगे। जैसे ही वो इस चमकते रस को अपने पंखों पर लगाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे और फिर मैं मजे से दावत उड़ाऊंगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ से टपकता हुआ रंगीन रस देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। कालू जी, जरा देखिए तो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके रस से तो मेरे नाखून और पंख रानियों की तरह चमकने लगेंगे। हाँ गोरी, आप सही कह रही हैं। चलो जल्दी से ये जादुई पॉलिश लगा लेते हैं, फिर पूरा जंगल हमें देखता रह जाएगा। थोड़ी देर बाद बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानो के घोंसले के पास आई। रानो अभी भी तिनके जोड़ रही थी। अरे रानो बहन, तुम अभी तक इस मिट्टी में सनी हुई हो। वहाँ जंगल के बीच में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ आया है। चलो ना, हम भी थोड़ा सज लेते हैं। बिंदिया बहन, मुझे माफ करना, लेकिन इस समय मेरे लिए सजना संवरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चों की सुरक्षा है। उल्लू काका ने चेतावनी दी है कि भयंकर तूफान आने वाला है। आप भी मेरी बात मानिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए ताकि तूफान का सामना कर सके। सजना संवरना और दिखावा तो बाद में, आराम से कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर तूफान में घर टूट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। रानो की बात अनसुनी करके बिंदिया वहाँ से उड़ गई और जादुई पेड़ पर पहुँच गई। वहाँ हरियाली तोती, हरिया तोता और बबली कबूतरी पहले से ही अपने पंखों को रंगने में व्यस्त थे। अरे वाह, देखो हरिया, मेरे पंख कैसे लाल और गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इस जंगल की सबसे सुंदर तोती लग रही हूँ। सचमुच, रानो तो पागल है जो इतनी मेहनत कर रही है। असली मजा तो यहाँ है। अचानक जोरों की गड़गड़ाहट हुई और आसमान एकदम काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज है। चलो जल्दी यहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। जैसे ही बारिश का पानी उस जादुई नेल पॉलिश पर पड़ा, वो रंग पत्थर जैसा सख्त और भारी गोंद बन गया। पक्षियों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। बचाओ कालू जी, मेरे पंख तो चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। ये पॉलिश तो गोंद बन गई है। मैं भी फंस गया हूँ गोरी, मेरे पैर पेड़ की डाल से चिपक गए हैं। ये तो कोई चाल थी। पेड़ के ठीक ऊपर वाली डाल पर बुल्ला चीला बैठा। अपने शिकार को फंसा हुआ देखकर उसकी लार टपकने लगी। बहुत शौक था ना सजने का। अब तुम सब यहीं बैठो। आज बारिश में पकौड़ों की जगह मैं तुम सबको खाऊंगा।
रानो अपने पक्के और सूखे घोंसले में अपने बच्चों को पंखों में छुपाए बैठी थी। तभी हवा के साथ उसके कानों में कालू और गोरी के रोने की आवाज आई। ये आवाजें तो मेरे दोस्तों की है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। ये सही है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस भयंकर तूफान में मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। एक माँ का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मैं तुरंत उनकी मदद करने जाऊंगी। रानो ने तुरंत अपने घोंसले से फिसलन वाला तेल लिया जो उसने दरवाजे पर लगाने के लिए रखा था और तूफान के बीच जान पर खेलकर जादुई पेड़ की तरफ उड़ चली। हिम्मत मत हारना दोस्तों, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जल्दी से ये तेल अपने पंखों पर मलो। ये गोंद छूट जाएगा और तुम सब उड़ पाओगे। जल्दी करो, समय कम है। ए छोटी चिड़िया, तू मेरा शिकार खराब करने आई है? अभी बताता हूँ तुझे। रानो ने फुर्ती से तेल सबको दिया और खुद भुल्ला चील का ध्यान भटकाने लगी। तेल लगते ही गोंद छूट गया और सभी पक्षी जान बचाकर रानो के मजबूत घोंसले में आ गए। भुल्ला चील बारिश और तूफान से हारकर भाग गया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने दिखावे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आज समझ आया कि असली सुंदरता तुम्हारे त्याग और ममता में है। कोई बात नहीं गोरी बहन, जान बची तो लाख हो पाए। ये याद रखना कि मुसीबत बताकर नहीं आती और बाहरी चमक दमक हमेशा धोखा देती है। इसलिए हमेशा दिखावे से ज्यादा तैयारी और सुरक्षा जरूरी होती है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने परिवार को सुरक्षित रखने। रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक नदी किनारे पहुंचती है। तूफान और भूख से तीनों का बुरा हाल था। उनके पास अब कोई घर नहीं था। अम्मी, और नहीं चला जाता, मुझे सर्दी लग रही है। बस मेरे बच्चे, हम पहुंच गए। वो देखो, सामने आपके मामा का घर है। वो नदी किनारे एक पुराने घर के पास आते हैं। ये रानो के मरहूम भाई का घर था। रानो उम्मीद से दरवाजा खटखटाती है। भाई, ओह मेरा मतलब है कालू मामा, दरवाजा खोलिए। हम हैं रानो और बच्चे। दरवाजा खुलता है और कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से में बाहर निकलते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? किस हक से तुमने इसे मामा का घर कहा? देखो तो, भिखारियों की तरह आ गई। सोचा था भाई का घर है तो अब तुम्हारा हो गया। मामी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बस आज रात का आसरा दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। गुड़िया और कुकू डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाते हैं। कोई आसरा नहीं मिलेगा। ये घर अब हमारा है। तुम्हारे भाई ने मरने से पहले सब हमारे नाम कर दिया था। झूठ, ये झूठ है। मेरा भाई ऐसा तभी नहीं कर सकता। ये मेरे बच्चों का हक है। हक? तेरा कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पास के पेड़ों पर हरिया तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर अपने अपने परिवारों के साथ ये सब देख रहे थे। उनसे रानो और मासूम बच्चों का ये हाल देखा नहीं गया। देखो तो हरियाली, कालू कितना निर्दयी हो गया है। अपनी बहन को इस तूफान में बाहर बिठा रखा है। हमें कुछ करना चाहिए, वो बच्चे ठंड से मर जाएंगे। हरिया तोता और बंटी कबूतर साहस करके कालू के घर के पास उतरते हैं। कालू भाई, जरा बाहर तो आइए। ये आप क्या अत्याचार कर रहे हैं? कालू भाई, आपकी बहन है वो। उन बच्चों का चेहरा तो देखिए, उन्हें अंदर बुला लीजिए। तुम लोग मुझे सिखाने आए हो? ये मेरा घर है। मामा, ये घर मेरे भाई का था। इस पर मेरे बच्चों का भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? तुम्हारे भाई ने मरने से पहले ये घर और भूमि सब हमारे नाम कर दिया था। ये देखो पत्र। गोरी ने कुछ पुराने पत्र दिखाए। रानो समझ गई कि ये सब असत्य है और उन्होंने धोखे से सब हड़प लिया है। कालू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन कालू और गोरी का दिल पत्थर का था। तुम सबको बड़ी हमदर्दी आ रही है तो ले जाओ इसे अपने घर। तो देखने दो। रानो, कान खोल कर सुन लो। यहाँ से चली जाओ। निकलो यहाँ से। अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास भी दिखी तो हम खुद शिकारी माही चील को बुला लाएंगे। वो तुम्हारे इन बच्चों को एक
पल में उठा ले जाएगी, फिर रोती रहना। ये सुनकर रानो की रूह कांप गई। उसने अपने बच्चों को पकड़ा और वहां से रोते हुए चली गई। रात हो चुकी थी। रानो ने नदी किनारे एक बड़े पत्थर की आड़ में बच्चों को बिठाया। अम्मी, खाना, मामा बहुत बुरे हैं। अम्मी। मत रो मेरे लाल, अम्मी है ना, मैं अभी कुछ लाती हूँ। तुम गुड़िया का ख्याल रखना। अम्मी, आप मत जाओ, मुझे डर लगता है। रानो अपने बच्चों को तसल्ली देकर पास में कहीं खाना ढूंढने के लिए जैसे ही कुछ कदम दूर गई, आकाश से एक साया तेजी से नीचे आया। ये दृश्य हरिया तोता दूर से देख रहा था। उससे रानो का दुख देखा नहीं गया और वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर उनकी तरफ आ रहा था। रानो बहन, लौटो, बच्चे, माही चील। इससे पहले कि रानो समझ पाती, शिकारी माही चील ने झपट्टा मारा। अम्मी, बचाओ! रानो अपने प्राणों की परवाह किए बिना चील की तरफ दौड़ी। उसने तेजी से गुड़िया को तो बचा लिया, लेकिन कुकू चिड़ा थोड़ा दूर था। माही चील ने कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ईश्वर के लिए छोड़ दो। क्रूर चील कुकू को नहीं छोड़ा और उसे लेकर अंधेरे तूफानी आकाश में अदृश्य हो गई। कुकू, मेरा बच्चा, वापस आ जाओ। हरिया तोता और बंटी कबूतर के परिवार भी नम आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। थोड़ी दूर अपने गर्म घर की खिड़की से कालू और गोरी ने ये सब देखा। सुना, माही चील अपना काम कर गई। कालू ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर ली। हरिया और हरियाली रानो और गुड़िया के पास गए। रानो बहन, स्वयं को संभालिए। जो होना था वो हो गया। अब इस बच्ची के लिए आपको जीना होगा। चलिए, हमारे घर चलिए। हरिया तोता और हरियाली तोती रानो और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घर ले आए। मेरा कुक्कू, सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी बहन। गलती उन जालिमों कालू और गोरी की है। लेकिन अब आपको गुड़िया के लिए मजबूत बनना होगा। रात गहरा गई और अचानक तूफान ने विकराल रूप ले लिया। जोर की हवा और वर्षा होने लगी। हरिया तोते का घोंसला, जो सूखी टहनियों का बना था, जोर जोर से हिलने लगा। अम्मी, घर हिल रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। हमारे घोंसले इन तूफानों के लिए नहीं बने हैं। आप सही कह रहे हैं हरिया भाई। रानो बहन, जब ये वर्षा रुक जाए तो आप इस नदी किनारे से दूर जंगल के बीच में एक मजबूत लकड़ी का घर बनाइए। हम सब आपकी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद वर्षा रुक गई थी और कुछ ही दिनों में एक छोटा किंतु बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। रानो और गुड़िया उसमें रहने लगे। अम्मी, क्या भाई अब कभी वापस नहीं आएगा? अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। एक सुबह रानो घर के बाहर काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत कमजोर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अम्मी। रानो आवाज की दिशा में दौड़ी। कुछ ही दूर झाड़ियों में कुकू चुरा गिरा पड़ा था। वो बहुत कमजोर था लेकिन जीवित था। कुकू, मेरे बच्चे! रानो ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। गुड़िया भी दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लिपट गई। रानो ने कुकू को खाना खिलाया। उसने कमजोर आवाज में बताया, अम्मी, जब वो चीर मुझे ले जा रही थी तब बहुत जोर से बिजली कड़की। वो अचानक कांपी और मुझे छोड़ दिया। सत्य ये था कि उस रात तूफान में माही चील को दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे वो मर गई और कुकू उसके पंजों से छूट गया। मैं पत्तों पर गिरा। कई दिन भूखा रहने के बाद आज यहाँ पहुँच पाया। दूर नदी किनारे अपने घर से कालू कौआ और गोरी कौवी ये सब जलते हुए देख रहे थे। ये बच कैसे? हाय रे किस्मत, इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन मेरी चोंच से एक भी नहीं पकड़ में आती। अगर मुझे 2 मछलियाँ मिल जाएं, तो आज दोपहर की दावत पक्की। पर ये मछलियाँ तो जैसे हाथ आने को तैयार नहीं। ओ लोमड़ी बहन, क्यों ना एक काम करें, हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़े।
तेरी चालाकी के किस्से तो पूरे जंगल में फैले हैं कौवे मियाँ। पर सुनाओ, क्या योजना है? मैं पेड़ की ऊंचाई से मछलियों पर नजर रखूंगा और जहां मछली दिखे मैं काव काव की आवाज दूं। तो वहीं कूदकर मछली पकड़ लेना। और बदले में क्या सिर्फ मेरी मेहनत और तेरी काव काव चलेगी? जो मछली तू पकड़े उसमें से आधी मेरी। आखिर मैं ही तो तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूँ। सही कहा भाई, काव काव करने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, सौदा मंजूर। लोमड़ी तो बेवकूफ निकली। जब वो मछली पकड़ेगी मैं ऊपर से उड़कर एक झपट्टा मारूंगा और ले उड़ूंगा। तभी मछली दिखती है। काव काव, बाएं तरफ बड़ी मछली। लोमड़ी दौड़ती है, छलांग लगाती है और मछली पकड़ लेती है। वाह, पहली मछली तो हाथ लग गई। कालू फौरन नीचे झपटता है और मछली छीन लेता है। कहा था ना, आधा मेरा। लेकिन ये आधा थोड़ा ज्यादा है। धोखेबाज कौवा, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अरे बहन, ये तो बस शुरुआत थी, अगली तेरी। अगली बार लोमड़ी दिखावे में मछली पकड़ती है, पर जैसे ही कालू झपटता है वो उसमें मछली की जगह पत्थर पकड़ लेती है। ओए माँ, ये क्या? दांत टूट गए मेरे। जैसे को तैसा कालू भैया, अब काव काव करते रहो। गर्मियों की दोपहरी थी। जंगल की झील सूख चुकी थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखी झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसकी नज़र एक फूटे हुए नारियल के छिलके में जमी थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम मछली इस सूखी झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही सच्ची माँ का प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में कभी किसी का बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है और रानों के सामने जमीन पर उगते हैं सुनहरे दाने बाजरे के। हे भगवान, ये तो सोने जैसे हैं। ये बाजरे के दाने खाने में स्वादिष्ट हैं और इन्हें बेचकर तुम बहुत कुछ कमा सकती हो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से गोरी कौवी और कालो कौवा देख रहे होते हैं। हाँ, देखो जरा उस रानो को। कल तक तो सूखी झोपड़ी में पड़ी रहती थी, अब रोज कुछ नया ला रही है। कल केले, परसों सेब और अब ये सोने जैसे चमकते बाजरे के दाने। जरूर कोई राज है। अरे गोरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने का बाजरा नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमयी मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर किसी तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस रानो ने। तूने सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेले जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की? चलो उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कोई जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेले तू? अरे नहीं, मैं और तुम पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस रानो की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखेंगे क्या छुपा रखा है उस भोली भाली शक्ल वाली चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। काव काव और आसमान में उड़ जाते हैं। रात के समय कालू और गोरी रानो की झोपड़ी में घुसते हैं। ये दाने, हाय,
सोने जैसे चमक रहे हैं। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाने आग बन जाते हैं। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। रानो के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी, आज सोने जैसा बाजरा उगा रही है और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रहे हैं। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने उसे मांगकर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है। जंगल सबका है। अगर रानो के पास कोई चमत्कारी चीज है तो उसे सबके साथ बांटना चाहिए। वो सब छुपा रही है, खुद लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, रानो ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में तभी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाने जलते क्यों हैं जब हम छूते हैं? क्योंकि दया का फल जब लालच से छुआ जाए तो वो आग बन जाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। रानो के बच्चे दौड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्की बारिश होती है और मछली फिर दिखती है। रानो, तुमने वादा निभाया। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगता है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी खाली नहीं जाते। गोरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े होते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला आशीर्वाद चोरी से कभी नहीं पाया जाता। बरसात की ठंडी रात थी। पेड़ों से टपकते पानी की बूंदें रानो चिड़िया और उसके बच्चों के ऊपर गिर रही थीं। उनका पत्तों का घर टूटकर गिर चुका था। मेरे बच्चों, बस थोड़ी देर और सह लो। माँ हूँ, तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा दिल रोता है। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर अंधेरे जंगल में एक पेड़ से हल्की सी सुनहरी रोशनी चमकती दिखी। वो था जंगल का सबसे पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहानियां मशहूर थी कि वहाँ एक जिन्न रहता है। अम्मा, उधर रोशनी क्यों निकल रही है? बेटी, शायद वो कोई जादुई जगह है। चलो वही शरण लेते हैं, शायद हमें बचाव मिल जाए। रानो बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर धीरे धीरे बारिश में उस पीपल के पेड़ की ओर ले गईं। रानो ने बच्चों को पेड़ की जड़ों के पास बैठाया, खुद आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे खुदा, मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर दे दो। जैसे ही उसकी पुकार गूंजी, बिजली चमकी, आसमान गरजा और अचानक उस पीपल के पेड़ से काला धुआं उठने लगा। धुएं से धीरे धीरे एक विशालकाय जिन्न बाहर आया। कौन है जिसने मुझे बुलाया? मैं हूँ रानो चिड़िया। मेरे बच्चे भूख और ठंड से मर रहे हैं, कृपा करो। तुम्हारा दिल साफ है रानो। तुमने अपने बच्चों के लिए सब सहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा घर देता हूँ जो सोने का होगा। उसमें न तूफान घुस पाएगा, न बारिश। जिन्न ने अपना हाथ घुमाया, आसमान चमक उठा और पल भर में रानो और उसके बच्चों के सामने एक चमचमाता सोने का घर खड़ा हो गया। वाह अम्मा, हमारा अपना घर। शुक्र है खुदा का, और तुम्हारा भी है जिन्न। दिन बीतते गए। अब रानो और उसके बच्चे उस जादुई सोने के घर में रहने लगे। घर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी अद्भुत था। दीवारें सोने की चमक से दमक रही थीं। रसोई में सोने का चूल्हा था, सोने के बर्तन थे और हर कोने से एक गर्माहट निकलती थी, जैसे घर खुद उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था। अम्मा देखो, ये बर्तन भी सोने के हैं। अब हमें खाना बनाने में मजा आएगा। और ये देखो, चूल्हा भी चमचमा रहा है। आज तक सिर्फ दुख देखे थे, अब लगता है खुदा ने हमारी सुन ली। ये घर सिर्फ सोने का नहीं है, ये हमारे सपनों और उम्मीदों का घर है।
पास ही एक बड़े नीम के पेड़ पर कालू कौआ और भुल्ला चील रहते थे। उन्होंने रानो चिड़िया का सोने का घर देखा तो उनकी आंखें जलन और लालच से भर गई। हाय रे किस्मत, हम इतने ताकतवर हैं फिर भी खुले आसमान के नीचे सोते हैं और वो गरीब चिड़िया सोने के घर में मजे कर रही है। ये घर हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हा 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 हा, सही कहा कालू। सोने का घर और उसमें सोने का चूल्हा, बर्तन, सब कुछ। अगर ये घर हमारे पास हो तो पूरा जंगल हमारी इज्जत करेगा। इतने में पास के डाल पर बैठा उनका तीसरा साथी जंगली तोता भी बोल उठा। उसकी बोली बंगाली लहजे वाली टूटी फूटी हिंदी में थी। अरे बाप रे, ये सब देखा तुम लोग? सोना ही सोना। रानो का घर तो पूरा खजाना है। अगर हम लोग इधर हाथ मार दे तो पूरा जंगल हमारा गुलाम हो जाएगा। हाँ तोते, तू सही कह रहा है, लेकिन वो घर जादुई है, उसको तोड़ना आसान नहीं। हमें कोई चाल चलनी होगी। चाल? तो फिर हम क्या करें तोते, तू ही बताना। फिर हमें किसी बड़े जादू की जरूरत है। जादू से ही जादू टूटेगा। वाह तोते, तेरी अकल तो गजब की है। चलो। हार कर वे तीनों पास ही जंगल में रहने वाली जादूगरनी लोमड़ी के पास गए। वो एक काली गुफा में रहती थी। तो तुम्हें रानो चिड़िया का सोने का घर चाहिए, लेकिन बिना काले जादू के वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हमें सिखा दो जादूगरनी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम्हें अपने खून की बूंदें इस जादुई पतीले में टपकानी होंगी, तभी ये तुम्हें काले जादू की शक्ति देगा। कालू, भुल्ला और जंगली तोता डर तो गए, लेकिन लालच में उन्होंने ये काम भी कर और लाल लाल धुआं बाहर आने लगा। अरे बाप रे, ये तो पूरा आग लग रहा है। हमको तो डर लग रहा है भाई। चुप, डरोगे तो ताकत नहीं मिलेगी। मंत्र बोलो मेरे साथ। काला धुआं, काला धुआं, काली रात, दो हमें जादू की सौगात। सोने का घर हमारा हो, रानो का नाम निशान मिटा दो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कालू की चोंच लोहे जैसी मजबूत हो गई। भुल्ला की आंखें आग की तरह लाल हो गई। जंगली तोते की आवाज से बिजली की करत जैसी गूंज निकलने लगी। अब तो रानो चिड़िया को कोई नहीं बचा सकता। ई बार तो रानो की खैर नहीं, हम लोगन पूरा घरवा तोड़ देंगे। याद रखना, अगर असफल हुए तो ये जादू तुमसे तुम्हारी जान ले लेगा। रात का समय था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। रानो और उसके बच्चे सोने के घर में चैन से सो रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। कालू, भुल्ला और जंगली तोता काले धुएं से घिरे हुए घर की तरफ उतरे। उनकी आंखें डरावनी चमक रही थी। रानो, आज तेरी खुशियों का अंत होगा। ये घर अब हमारा है। अब देख, मेरी आग जैसी आंखें तेरे सोने के घर को पिघला देंगी। अचानक आसमान से काले बिजली के शोले गिरे। हे खुदा, ये क्या हो रहा है? मेरा घर कांप रहा है। अम्मा, हमें डर लग रहा है। कालू ने अपनी लोहे जैसी चोंच से घर पर चोट मारी। भुल्ला ने अपनी आग जैसी आंखों से दीवारों को झुलसाने की कोशिश की। जंगली तोते की आवाज से कड़कड़ाहट हुई और घर की दीवारें फटने लगी। रुको, तुम क्यों मेरी खुशियां छीनना चाहते हो? ये घर मेहनत और दुआओं से मिला है। तुझे ये घर जिन्न ने दिया है, लेकिन अब ये हमारा होगा। हम ताकतवर हैं, तू कमजोर है। सोने का घर सचमुच टूटने ही वाला था कि अचानक पीपल के पेड़ से वही जिन प्रकट हुआ। दुष्टों, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मासूमों पर हाथ मत उठाना। जंगल में अंधेरा और रोशनी टकराने लगे। तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब अपने किए की सजा पाओगे। हमें लोमड़ी ने काला जादू दिया है, अब तेरा जादू हम पर नहीं चलेगा। देख,
मेरी आग तुझे राख कर देगी। जिन बाबू तोहरा अब खैर नहीं, हम सब मिलके तोहरा मटिया मेट कर देंगे। लेकिन जिन ने एक हाथ उठाकर नीली लौ का गोला बनाया। वह गोला तीनों पर टूट पड़ा और उन्हें पीछे धकेल दिया। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार मानबे नहीं, ई बार तो जीते ही रहेंगे। जिन का चेहरा और कठोर हो गया। उसने उन तीनों को एक जादुई बोतल में कैद कर दिया। अब तुम्हारी सजा मौत नहीं बल्कि अपमान होगी। तुम हमेशा भूखे रहोगे और इसी बोतल में कैद रहोगे। कभी चैन से घर नहीं बना पाओगे। यही तुम्हारी सजा है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया और उसकी चांदी सोने के घर पर चमक रही थी। रानो और उसके बच्चे कांपते हुए जिन की तरफ देख रहे थे। जिन बाबा, आपने हमें बचा लिया। अगर आप ना होते तो मेरा सब कुछ लुट जाता। जिन मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया।